अचानक दरवाजे की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। जहरा ने खुद उठकर दरवाजा खोला था। सामने नदीर मोची दांत निकाले खड़ा था। भाई क्या राज दुनियाज की बातें चल रही हैं, कुछ हमें भी तो पता चले, उसने अंदर दाखिल होते हुए कहा। नदीरे अपने मेहमान से पूछ लो, हमने इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं की। ये सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। क्यों हनीफ खां, ठीक है ना? नदीर मोची ने बेशर्मी से आंख दबाई। ओ ठीक है यार, बड़ा मजा आया भाई, हनीफ खान ने चारपाई से खड़े होकर जोरदार अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो ये बात है। अच्छा यार हनीफे, जरा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर दूसरी हवेली में नत्थू खां के सामने आना, ताकि उसे कोई शक ना गुजरे। मैंने उसे कह दिया है कि तुम इधर शाह साहब के साथ रात देर तक बातें करते रहे हो और सो रहे हो। नदीरे ने दोबारा बेहयाई से आदत के मुताबिक आंख दबाई। फिर वो बेहयाई से जहरा बाई से मुखातिब हुआ। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, गाड़ी तैयार है। सामान तुम लोगों का मैंने गाड़ी में रखवा दिया है। मुंह अंधेरे ही निकल जाओ, और हाँ खबरदार, अगर कभी भूले से भी इस रात का जिक्र तुम्हारी जबान पर आया, मेरी बात समझ रही हो ना? उसने जहरा की तरफ देखा। नदीरे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे क्या बेवकूफ समझता है? और जब भी हनीफ खां का दिल चाहे इसे हमारे यहाँ ले आना, मुझे इसकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। यूं भी शहर यहाँ से ज्यादा महफूज है। जहरा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे रात रात में कुछ ज्यादा ही पुर्जे निकल आए हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम तैयारी करो। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। मुझे इसका अंदाज़े गुफ्तगू पसंद नहीं आया, उसके बाहर निकलते ही जहरा बाई ने कहा। इसलिए तो कह रही हूँ हनीफ खां के फजल शाह को अपनी मुट्ठी में ले लो और इस कमीने को निकाल बाहर कर दो। इसने तो जैसे शाहजी पर कोई जादू कर दिया है। बहुत सर चढ़ा रखा है उसे शाहजी ने, दोनों हाथों से इन्हें लूट रहा है। हनीफ खां, अगर तुम जरा सी दानिशमंदी करो तो सब ठीक हो जाएगा, जहरा बाई ने इसके नजदीक आते हुए कहा। ठीक है जहरा, तुम जैसे कहोगी वैसा ही होगा, बेफिक्र रहना, मैं शहर में जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। अगर इसने कोई नखरा वगैरह किया तो अकेला ही आ जाऊंगा, मुझे कोई शहर वाले खा तो नहीं जाएंगे, उसने हाथ झटकते हुए कहा। ना हनीफ खां, खुदा के लिए ये गदब ना करना, अभी वक्त नहीं आया। अभी तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। अगर तुम अकेले आए तो मेरी माँ को फौरन शक गुजरेगा और वो मुझे ऐसा गायब करवा देगी कि फिर मेरा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। तुम अभी इस स्मूदी के साथ ही आना, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी माँ का एतमाद हासिल कर लूंगी। जहरा बाई ने मुस्तकबिल के खदशात को जहन में अभी से रखते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी है जहरा बाई, लेकिन इतनी पाबंदी लगाना ठीक नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं हनीफ खां, किसकी मजाल है जो तुम जैसे जवान मर्द पर पाबंदी लगा सके। मैं तो एहतियात का दामन थामने की बात कर रही हूँ, और मैं कोई ऐसी गिरी पड़ी तवाइफ नहीं हूँ, वक्त आने पर तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, इसने संभल कर कहा। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा जहरा, कि कौन किसके लिए क्या कर सकता है। हनीफ खां ने इसकी आंखों में झांका, जहां उसके लिए मोहब्बत का दरिया मौजूद था। जहरा ने अदाकारी के सारे गुर आज ही आजमाने का फैसला कर लिया था। खुदा के लिए अभी मुंह से ऐसी बातें ना निकालो, उसने भराई हुई आवाज में कहा, और हनीफ खां से लिपट गई। जहरा बाई शहर वापस लौट गई। हनीफ खां अपने बाप के साथ अपने गांव चला आया। उसने अपने बाप को रात के वाकयात की हवा भी नहीं लगने दी थी, लेकिन अपने घर आने के बाद हनीफ खां को एहसास हुआ कि वो तो अपने जिस्म के साथ यहाँ आया है। अपना दिल तो वो रियासत शाह की हवेली में जहरा बाई के पास ही गिरवी रखाया था। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ छिन जाने का एहसास हुआ। ये एहसास इतना जानलेवा था कि हनीफ खां की सारी मर्दानगी इसके सामने धरी की धरी रह गई। उसका दिल चाहता था कि अभी उड़कर जहरा बाई के पास पहुंच जाए और अपनी आतिश शौक को बुझाए, लेकिन यहाँ मामलात की नोयत ही कुछ और थी। रियासत शाह ने एक खतीर रकम नतू खां को बतौर एडवांस देकर उसे अपना पाबंद कर लिया था, और नतू खां ने अपनी बरादरी के लोगों को समझा दिया था कि उस मर्तबा उसने इलेक्शन में रियासत शाह का साथ देने का वादा कर लिया है, और उसकी बरादरी में नतू खां को पीरों वाली हैसियत हासिल थी। यहाँ किसकी क्या मजाल थी जो उसके हुक्म की अदूली करता। नथु खां अगले रोज मजीद हैरान रह गया जब मकामी थानेदार उसे घोड़ी पर सवार अपनी हवेली की तरफ आता दिखाई दिया। उसके दिलो दिमाग में नित नए खदशात सर उठाने लगे। पहले तो उसने यही समझा कि कोई नई मुसीबत आ गई और हनीफ खां को इशारे से वहां से खिसक जाने के लिए कह दिया। ये इसका असूल था कि दोनों बाप बेटे कभी इकट्ठे जेल नहीं जाते थे। खिलाफ मामूल था थानेदार अकेला ही घोड़ी पर सवार उस तरफ आ रहा था। इसके लिए एक तरह से दोस्ती का इशारा भी था। नथु खां जानता था कि थानेदार का इस गांव में इस तरह आमद का मकसद यही हो सकता है कि वो अब उसे अपना दुश्मन नहीं समझता, बसूरत दीगर वो इस तरफ अकेला ना आता। सुनाओ थानेदार जी, किस तरह इधर भूल पड़े? नथु खां ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही कहा। नथु खां, अब हमारे और तेरे दरमियान कोई दूसरी बात नहीं रह गई। शाह साहब का हुक्म है कि तेरा ख्याल रखा जाए। हम तेरे ताबेदार हैं नथु खां, आज से पहली वाली बातें भूल जाना, और हाँ, अब कोई वारदात हमारे इल्म में लाए बगैर ना करना, समझ गए ना? ताकि हम मुनासिब मनसूबाबंदी पहले से कर लिया करें। थानेदार ने डेरे पर बिछी चारपाई पर बेतकल्लुफी से बैठते हुए कहा। नथु खां समझ गया कि फजल शाह ने थानेदार को पक्का कर दिया है। उसे जल्द ही अंदाजा हो गया था कि फजल शाह की सरकार दरबार में बहुत पहुंच है, वरना यही थानेदार था जो चंद रोज पहले तक उसके खून का प्यासा था।
वो इस तरह उसकी खिदमत में कभी सलाम करने ना आता। उसने थानेदार के लिए दूध मंगवा लिया और अब दोनों रादो नियाज की बातों में मशगूल थे। थानेदार उससे इस तरह खुल रहा था जैसे जराइम की दुनिया में उसका कोई देना साथी रहा हो। उसने थोड़ी देर बाद ही मतलब की बात पर आते हुए सरगोशी के अंदाज में नथु खां से कहना शुरू कर दिया। नथु खां, कुदरत ने तुझे बड़ा सुनहरी मौका दिया है। शाह साहब की दोस्ती से जितना जी चाहे फायदा उठा ले। बस एक बात का ख्याल रखना, हमारा हिस्सा ईमानदारी से देते रहना और हाँ, शाह साहब से कह देना कि मेरा तबादला यहाँ से ना होने पाए। जब तक मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ तो इस थाने की हदूद में आने वाले तमाम देहातों का इंचार्ज रहूंगा। नथु खां, मेरी बात मान ले। लानत भेज अब सरहद पार करने पर। उस तरफ अब बहुत सख्ती होने लगी है। इधर ही से माल उठा कर लिया कर और इकट्ठा भी क्या करना, बस अपना हिस्सा वसूली कर लिया कर। अरे तुझसे कौन छुपा है, इस इलाके में रस्सागीर तो रस्सागीरी में अपना हिस्सा लिया करते हैं और धड़ल्ले से लिया करते हैं और हमारा हिस्सा पहुंचा दिया कर। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नथु खां कभी हैरानगी से इसका मुंह देखता और कभी तशवीश में मुब्तला हो जाता। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कानून का कोई रखवाला इस तरह महज चंद टकों की एवज अपना जमीर भी गिरवी रख देता है, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। उसने दरअसल आज तक मुजरिम ही देखे थे। उसका वास्ता अपने जैसे लोगों से ही रहा था जो जुर्म करते थे और सजा पाते थे। उन लोगों से खैर की तवक्को अबस थी, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। यहाँ तो कानून के मुहाफिज उसे नित नए रास्ते समझा रहे थे। नथु खां, बेटा बहती गंगा में नहा ले, उसके दिल ने कहा। सारी जिंदगी सरहदों पर धक्के खाने और हर लम्हा मौत की आंखों में आंखें डालकर जीने से ये बहुत बेहतर था कि वो पुलिस के ताउन से अपनी बदमाशी कायम कर ले। इस तरह ना हींग लगती और ना फिटकड़ी और रंग भी खूब चढ़ता। चौधरी साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। नथु खां ने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ मारा था। जवाब में थानेदार इसके रानों पर हाथ मारकर कहका लगाकर हंस दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट गया। जाने से पहले उसने नथु खां से बड़ी राजदारी से कहा, नथु खां, शाह साहब को हर सूरत दीगर कामयाब होना चाहिए। एक बात याद रखना, सरकार दरबार में किसी की इज्जत तब तक कायम रहती है जब तक उसका ताल्लुक उस दरबार से बंधा रहे, वरना तो ये लोग छिचड़ी हुई हड्डी की तरह उसे ऊपर फेंक देते हैं। शाह अगर एमपीए ना बनता तो फिर हमारा भी राम बोलो। ये पुलवाल वाले सरदार भी एक नंबर के बदमाश हैं। बस सियासत में फजल शाह से मार खा जाते हैं, वरना दौलत तो इनके पास भी कम नहीं है। तू तो जानता ही है, सरदारों का आना जाना सरहद के दूसरी तरफ लगा रहता है। आज तक उनका माल पकड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं समझता हूँ चौधरी साहब, मैं जानता हूँ सरकार को। आप मुतमईन हो जाएं, मैं तो इस सरदार के बच्चे की जमानत जब्त करा दूंगा। इसने मुझे समझा क्या है, इसने थानेदार को यकीन दहानी करवाई थी। चंगा भाई, रब रखा, थानेदार ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। दमे रुखसत उसके लिए घी और दीगर जिनास नथु खां ने अलग से बांध दी थी। खैर है, शाम को मुंशी आकर ले जाएगा। थानेदार ने इन चीजों पर एक निगाह गलत डालते हुए कहा। मेहरबानी चौधरी साहब, नथु खां ने हाथ बांधते हुए कहा। थानेदार नथु खां का दिमाग खराब करके चला गया था। उसने रवानगी के कुछ देर बाद ही इस बात का फैसला कर लिया था कि अब वो कोई छोटा मोटा हाथ नहीं मारेगा, बल्कि मौका महल की मुनासबत से कोई बड़ा काम करेगा। लेकिन उसके लिए रियासत शाह का इलेक्शन में कामयाब होना जरूरी था। पलवाल में ये खबर बम के धमाके की तरह फटी कि रियासत शाह ने नथु खां को खरीद लिया है और इस इलेक्शन पर नथु की बरादरी के करीबन 250-300 वोट सीधे रियासत शाह को जा मिल जाएंगे, जबकि अपने असर और सूख से वो इर्द गिर्द के 8-10 देहातों के वोटर्स भी खींच ले जाएगा, क्योंकि इन देहातों का हर तीसरा घर पुलिस का मुस्तकिल गाहक था। इन लोगों ने जुराइम नहीं छोड़ना था और पुलिस ने इनको। सरदार इन लोगों को जैसी भी गारंटी देता, लेकिन ये कभी नथु खां की बात नहीं टाल सकते थे, क्योंकि फजल शाह और रियासत शाह की मकामी थाने पर मुकम्मल गिरफ्त थी और मकामी सियासत में थाने का किरदार ही दरअसल सबसे ज्यादा अहम होता है। देहातियों को इस बात का इल्म था कि जिस पोलिंग स्टेशन से थानेदार की मर्जी के खिलाफ उम्मीदवार के ज्यादा वोट निकल आए, इसके नजदीकी देहात की कमबख्ती आ जाती है। यूं भी नथु खां के उन लोगों पर बड़े एहसानात थे। अक्सर चोरी चकारी के केस में वो खुद ही संभाल लिया करता था। इन इलाकों में दर्जनों ऐसे घर मौजूद थे जिनकी बेटियों को नथु खां ने अपने पैसे से ब्याया था और ये लोग इसके एहसानात को यूं भुला नहीं सकते थे। सरदार के आबाओ अजदाद सिखों से मुसलमान हुए थे। जायदाद और धन दौलत से इस खानदान की शाह फैमिली से कुछ कम लगाव नहीं था। सरदार का पूरा खानदान स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस था। सरहद की इस तरफ अगर उसके मुसलमान रिश्तेदार मौजूद थे तो दूसरी तरफ उनके सिख रिश्तेदार डेरे डाले बैठे थे। कभी कभी तो मकामी लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते कि उन लोगों ने शायद जायदादें बचाने और दोनों हुकूमतों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही अपना धर्म बदला था, वरना इनकी आदतें अपने बुजुर्गों वाली ही थी। सरदार का शाह फैमिली से पहली मर्तबा मत्था नहीं लगा था। अब तक ये लोग यूनियन कौंसिल और असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज होते आए थे और सरदार ने इस ज़िम्मन में हमेशा अहम किरदार अदा किया था। लेकिन इस मरतबा सरदार रशीद ने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया था। ये इस मरतबा नथु खां कहाँ से टपक पड़ा, इसका क्या वास्ता है, इस सारे धंधे से साला डंगर चोर कहाँ से मुसीबत बनकर आ गया। सरदार रशीद ने, जो इस वक्त अपने मकामी चमचों के साथ कागजात जमा करवा कर वापस आया था, कहा।
सरदार साहब, ये सारा घड़ाक फजल शाह ने फैलाया है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि फजल शाह को चारा डालें। बड़े शाह के मरने के बाद यकीनन वो रियासत शाह के बराबर उड़ना चाहेगा। सरदार साहब, आखिर वो सुतेला भाई है। इल्मदादा ने जो कि गुज़श्ता 10 साल से यहाँ का कौंसलर मुंतखब होता आ रहा था, रियासत शाह का डसा हुआ भी है। इल्मदादा, बच्चों वाली बातें ना किया कर, हर काम का वक्त होता है। तुम जानते हो कि अभी यूनियन कौंसिल का मरहला नहीं आया। फजल शाह को यकीन है, और ऐसा होगा भी, कि रियासत शाह MPA बनने के बाद फजल शाह को यूनियन कौंसिल का अपनी जगह चेयरमैन बना देगा। इसका दिमाग खराब हुआ है जो हमारे साथ आन मिलेगा। हाँ, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तब तो मुमकिन है कि कुछ हो जाए, अभी नहीं। अभी तो वो सोच भी नहीं सकता कि रियासत शाह हार जाएगा। आलमदादा, तुम जिस तरह भी मुमकिन हो नत्थू खां को तोड़ो, ख्वाह इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, कुछ भी। सरदार रशीद ने इसकी बात काटते हुए कहा। ठीक है सरदार साहब, हम इधर ही हल्ला मारते हैं। यहाँ के 500-600 वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मेरे 1-2 काम के बंदे हैं, कल इन्हें बुलाता हूँ और कोई रास्ता निकालते हैं। आलमदादा ने सर हिलाते हुए कहा। आलमदादा बड़ा काया आदमी था, पुलिस का साबका हवलदार, जिसे करप्शन के इल्जाम में मुलाजमत से हाथ धोने पड़े थे। आज 2 मुरब्बे आरादी का मालिक और मकामी कौंसलर बन चुका था। सियासी जोड़ तोड़ और गैर कानूनी हथकंडों में नजदीक दूर के देहातों में कोई इसका सानी नहीं था। आलमदादा को उम्मीद थी कि अगर सरदार कामयाब हो गया तो इसके वारे नियारे हो जाएंगे, क्योंकि सरदार रशीद की आड़ में वो हर शिकार खेल सकता था। आलमदादा से नत्थू खां का कुछ पोशीदा नहीं था। वो जानता था कि इस दुनिया में नत्थू की अगर कोई कमजोरी है तो वो इसका बेटा हनीफ खां है। अगर किसी तरह वो लोग हनीफ खां को काबू कर लेते तो इनके लिए बहुत कुछ जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था मुमकिन हो जाता। सरदार के डेरे से उठकर वो सीधा अपनी हवेली पहुंचा और अब घोड़ी पर बैठकर रियासत शाह के मुलाका गांव सिंहपुर जा रहा था। वहां उसे मालूमात इकट्ठी करनी थी कि आखिर रियासत शाह ने नत्थू खां को काबू किस तरह किया है, क्योंकि नत्थू खां जरा अलग किस्म का बदमाश था। उसका घटिया किस्म की सियासत से कभी दूर का भी वास्ता नहीं रहा था। फिर वो शाह फैमिली के काबू किस तरह आ गया। सिंहपुरा में वो अपनी शिनाख्त खुफिया रखकर ही जाया करता था। यहाँ का एक बदमाश जो पांडी का काम करता था फजल शाह का खास आदमी था, लेकिन आलमदादा के लिए ऐसे खास आदमी को काबू करना मुश्किल काम भी नहीं था। उसने गांव के बाहर ही बने शरफू के डेरे का रुख किया। शरफू डेरे पर ही मौजूद था। आलमदादा को घोड़ी पर आते देखकर इसकी बातें खिल उठी। आओ आओ हवलदार जी, अस्सलाम वालेकुम। आज तो कीड़ी के घर नारायण आ गए। इसने हुक्का एक तरफ रखकर खड़े होते हुए आलमदादा का इस्तकबाल किया। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ भाई शरफू, क्या हाल है तेरा? मैंने सोचा था आप कहाँ आएगा, मैं यही खैरियत मालूम करता जाऊं। आलमदादा घोड़ी से उतरकर इसे गर्मजोशी से मुसाफा कर रहा था। डेरे पर वो इस वक्त अकेला ही मौजूद था। 2 मुज़ेरे अपने काम में मसरूफ थे। यूं भी शरफू बड़ा होशियार बदमाश था। अपने गिर्द ज्यादा भीड़ जमा करने की इसे आदत नहीं थी। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, जिसके बाद आलमदादा मतलब की बात पर आ गया। ये क्या खबर मिल रही है? क्या जादू डाल दिया है फजल शाह ने नत्थू खां पर? आलमदादा ने कहा। क्या बात है हवलदार साहब, इरादे नेक दिखाई नहीं देते। शरफू भी इसकी रग रग को पहचानता था। ये अलग बात कि आलमदादा के इस पर बेपनाह एहसानात की वजह से इसने आलमदादा का हर हुक्म माना था। हाँ यार, यही समझ लो। तुम तो जानते हो कि सरदारों के MPA बनने के बाद अपनी दाल गलती नजर नहीं आ रही। अगर तुम हिम्मत करो तो मुझे यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बना सकते हो, फिर तो मौज ही मौज होगी। हम तो यूं भी, तुझे मालूम है, यारों के यार हैं। वर्दी जब भी पहनी होती थी तब भी तेरे सारे काम किए थे, अब भी करेंगे। आलमदादा इसके दानों पर हाथ मारते हुए ये बातें कह रहा था। तो ये बात है? शरफू ने गर्दन घुमाई। मुझे इल्म है तुम आजकल फजल शाह के बहुत नजदीक हो रहे हो, लेकिन हमारे तुम्हारे कुछ काम साझे भी हैं। शरफू, अगर फजल शाह को कभी इसका शक भी हो गया तो तुम बेफिक्र रहो हवलदार साहब। वो समझ गया था कि आलमदादा क्या कहना चाहता है, और ये भी सच था। शरफू, मुझे कल तक इल्म हो जाना चाहिए कि नत्थू खां को किन शराइत पर रियासत शाह ने अपने जाल में फंसाया है। तुम ये समझना कि ये जिंदगी मौत वाला मामला है। अगर रियासत शाह MPA बन गया तो अपनी छुट्टी समझो। जमीन की आमदन पर न तुम गुजारा कर सकते हो ना ही मैं। हवलदार साहब, कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। मैं इस रोज महफिल में मौजूद था। ये सारा खेल हनीफ खां के जरिए खेला गया। नदीर मोची ने हनीफ खां को फजल शाह के हुक्म पर बड़ा पक्का हाथ डाला था। हवलदार साहब, अब तो ये समझो कि अगर नत्थू खां रियासत शाह को छोड़ भी दे तो हनीफ खां उसे नहीं छोड़ेगा। इन्होंने हनीफ खां की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शरफू ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। वो कैसे हुए? आलमदादा बेचैन हो जाता था। शहर की मशहूर तवाइफ जहरा बाई के जरिए। शरफू ने बड़े राजदाराना लहजे में ये बात की थी। हाँ हवलदार साहब, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मुझे तो जहरा बाई की आमद ही की मशकूक दिखाई दे रही थी, और जब फजल शाह ने हनीफ खां के लिए अलग से दूसरी हवेली में मुजरे का बंदोबस्त करवाया तो मेरा माथा तभी ठिनका था। मैं नदीर मोची के साथ 2-3 मरतबा इनायत बाई के डेरे पर जा चुका हूँ। आप जानते तो हैं उसे। हमारे हाथ से भी माछन निकाल कर ले गया था। मैंने उसकी मदद की थी। यहाँ मेरे पास 3-4 रोज पहले वो शराब के नशे में सब कुछ बक गया है। हवलदार साहब, फजल शाह ने बड़ा पक्का हाथ डाला है। जहरा बाई के जरिए जहरा बाई ने हनीफ खां को अपने जाल में फांस लिया है। अब उसके बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।